नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। भारत में G20 समिट का जो शुरुआत आपने देखा, जो सम्मेलन देखा था, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत मंडपम है। वहां पर अब G20 समिट के तमाम मीटिंग्स के बाद उसका समापन हो चुका है और दुनिया ने भारत की ताकत की छवि और उसके ताकतवर बनने के हर एक पहलू को इस भारत मंडपम के जरिए देखा है, गवाह बना है, इतिहास बनते हुए देखा है। यहाँ पर पूरे दुनिया ने जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार G20 में हो गया। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंत्र दिया उसे महाशक्ति के देशों ने भी माना और G20 के डिक्लेरेशन से यह बात साफ हो गई कि अब ये जो युग है युद्ध का नहीं रहा है। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए शांति के प्रयास को लेकर भी यहां पर बातें हुई G20 डेलीगेशन में और साथ ही साथ डिक्लेरेशन के दौरान टुडेस एरा मस्ट नॉट बी वॉर इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया, इस वाक्य का इस्तेमाल हुआ। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसके जरिए जो मैसेज दिया गया है वो भी आप समझ लीजिए कि भारत की बात को पूरी दुनिया के महाशक्तियों ने माना है। इस साल का G20 भारत के पास था और अब इसके समापन के बाद भारत ने ब्राजील को G20 की जिम्मेदारी सौंप दी है और इस भारत मंडपम से ही वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने भी देखी। भारत के पास नवंबर तक अब इसकी प्रेसिडेंसी रहने वाली है और जब समापन हो रहा था उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने एक और बात रखी, खासतौर पे G20 के देशों के सामने, कि नवंबर में जब भारत की सदस्यता खत्म होगी उस वक्त एक वर्चुअल मीटिंग की जाए जिसके प्रस्ताव को, जिसके तमाम डिटेल्स को सदस्य देशों के साथ शेयर भी किया गया है। G20 का समिट भारत के लिए कई मायनों में खास रहा और क्योंकि दिल्ली समिट के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब G20 में पश्चिमी देशों का दबदबा नहीं है। भारत अब इस ग्रुप में सबसे अहम सदस्य बनकर उभरा है जिसने G20 में अफ्रीकन यूनियन के सदस्य को भी बतौर ले लिया है। इसके साथ ही भारत ने रूस से अपने रिश्ते को बचाया, चीन के माहौल को बनाने की जो कोशिश थी उसे भी रोक दिया। तो वहीं दूसरी तरफ डिक्लेरेशन को लेकर पश्चिमी देशों की नाराजगी को नहीं झेली और G20 में समिट में भारत की धाक कैसे जमी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज समापन भाषण के दौरान क्या बड़ी बातें कही। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी की बात आपने सुनी। अब आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी बात सुनाते हैं। विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ गए, पवन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से G20 का सफल आयोजन हुआ है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में यहाँ पर तमाम हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने एक नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखाया है, वही एक बात फिर से संदेश भी दिया गया है कि देश वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को चरितार्थ करता है। तो आपने
प्रधानमंत्री मोदी को सुना, अब अमित शाह ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से G20 के समिट में एक सफल आयोजन हुआ और साथ ही आयोजन पर रूस ने भी भारत को सराहा है, तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही, उसके बाद जो अमित शाह ने बात कही, वो इस बात की तस्दीक करता है कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो आने वाले वक्त में भारत के विश्व गुरु होने के हर दावे को पुख्ता करती है। तो इसके साथ ही रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रूस के साथ भारत के बायलैटरल जो रिश्ते हैं उसकी तो तारीफ की, लेकिन G20 में जिस तरह से भारत ने रशिया की बात को पूरी दुनिया के सामने रखा और समझाने में कामयाब रहा, और जिसके बाद ये डिक्लेरेशन सामने आया, उसकी भी तारीफ करते हुए कहा कि रूस ने G20 समिट को लेकर मील का पत्थर बताया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि G20 का ये सम्मेलन हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और इतिहास में पहली बार G20 के सभी सदस्यों में सच में एकजुटता नजर आई है और साथ ही पश्चिमी देशों के यूक्रेनी एजेंडा को फेल किया गया है। ये शिखर सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि इसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, और जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता में अच्छी भूमिका निभाई है और इतिहास में पहली बार G20 के सभी सदस्यों को सच में एकजुट किया है। मेरा मतलब है G20 देश, हमारे ब्रिक्स भागीदार ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने अपने वैध हितों की रक्षा की है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अपने यूक्रेनी एजेंडा में असफल रहे हैं। तो जिस खूबसूरती के साथ G20 का आगाज हुआ था, उसी तरह से वो अंजाम तक भी पहुंचा। बेहद सफल रहा G20 समिट जो दिल्ली में आयोजित हुआ। मेरे सहयोगी अमित पालित, विजय लक्ष्मी, पवन नारा हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया घूम चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जफर सरेशवाला साहब आपका। हमारे साथ GK त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व राजनयिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा प्रभु दयाल साहब और रविंद्र सचदेवा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जफर सरेशवाला साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से आगाज हुआ, हालांकि मन में बहुत सारी चीजें थी कि सब कुछ ठीक ठीक से हो जाए, लेकिन इतनी जबरदस्त तैयारी थी, इतना अच्छा होमवर्क था कि बेहद शानदार तरीके से इसका आगाज हुआ और उसी तरह से अपने अंजाम तक पहुंचा। नहीं, बिल्कुल, यानी जो शुरुआती हुई और ख़ास तौर से जो यानी जितने मेहमान आए उनका जो इस्तकबाल हुआ, वहाँ से अगर आप शुरू करें, और उनका इस्तकबाल हुआ, उनकी रिहाइश का जिस तरह से इंतज़ाम हुआ सबका, यानी हिंदुस्तान के बारे में कोई ये सोच नहीं सकता था, इसलिए कि जिस लेवल का इस्तकबाल हुआ, जिस लेवल की मेहमान नवाजी हुई उनकी, ये मैं नहीं समझता कि कोई मगरिबी मुल्क में, वेस्टर्न कंट्री में ऐसा देखा है। क्योंकि मैं पहले G20 की 2 समिट मैंने देखी हैं, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया और टर्की, लेकिन जो मेहमान नवाजी की, यानी वो जैसे जो दुनिया भर के कम से कम 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा ये आए थे, जर्नलिस्ट आए थे, कॉरेस्पोंडेंट आए थे दुनिया से, तो उनको यानी जिस तरह से रखा और जो मेहमान आए उनको जिस तरह से रखा, तो मेहमान नवाजी का एक ज़बरदस्त परचम लहराया। उसके बाद जो मंडपम जो है, भारत मंडपम, जहाँ पर ये हुआ ये प्रोग्राम, तो ये तो अब लोगों के सामने, इसलिए कि हमने भी नहीं देखा था, जो तस्वीर आई सामने, जो प्रोग्राम हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई यानी डेवलपिंग कंट्री में नहीं हो रहा है। यानी जिस लेवल का वो इंतज़ाम था वहाँ पर, और जिस तरह से वो डोम बनाया था, और उसके बाद ये जो G20 के अंदर जो, यानी मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा इतने ज़्यादा, यानी अबाउट 73 से ज़्यादा मुसद्दों पर कंसेंसस हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ था। और फिर एक अफ्रीकन यूनियन को, 55 मुल्कों को इसकी परमानेंट मेंबरशिप देना, एक बहुत बड़ी अपने मायने में एक चीज़ हुई। उसके बाद जो कल जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो अनाउंसमेंट हुआ, यानी हिंदुस्तान, UAE, सऊदी अरब, इजराइल, अफ्रीका और अमेरिका का उसमें पूरा सपोर्ट, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट,
ये एक नया आयाम है। बिल्कुल। और फिर आज जिस तरह से खत्म पर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, तो मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इतनी G20 समिट के अंदर इस लेवल की सफलता मिली हो। और बल्कि हमने आने वाला, यानी ब्राजील, वो ऑलरेडी कह रहे थे कि पता नहीं जिस लेवल का इन्होंने यहां किया है, जिस लेवल की कंसेंसस हुई है और जो रेजोल्यूशन और डिक्लेरेशन हुए हैं, क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे? यानी हमने बार ऊंचा कर दिया, लेवल एकदम ऊंचा कर बार दिया। ऊंचा कर दिया, लेवल ऊंचा कर लिया और पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा साहब, आप लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अमेरिका में हैं और आपके चेहरे की जो खुशी है वो हमने देखी है। और प्रधानमंत्री जो डिटेलिंग जब उनकी बात होती है तो वो हमेशा ये बात कहते हैं, उन्होंने शुरुआत में भी ये कहा था कि अगर घर में भी कुछ मेहमान आए तो कुछ देर के लिए आप समझते हैं कि 1-2 दिन के लिए वो आए तो अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। हम दीपक वोरा साहब से बात करेंगे। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ स्टूडियो में। जेके त्रिपाठी साहब, उन्होंने आखिर में यह कहा कि हम चाहेंगे कि जो सुझाव रखे गए हैं, जो बातें रखी गई हैं, जो प्रस्ताव रखे गए हैं, उसकी दोबारा से समीक्षा हो, यानी एक वर्चुअल हम डिस्कशन करेंगे नवंबर के महीने में जब ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी इसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है टेक्निकली 30 नवंबर तक, क्योंकि हमने 1 दिसंबर से ली थी, 1 साल के लिए होती है। हालांकि हमने बैटन दे दिया है लूला दा सिल्वा को, लेकिन यह है कि 2 महीने में हम उन चीज़ों की समीक्षा करेंगे जो चीज़ें हमने यहाँ पर जो डिक्लेरेशन में बातें की हैं। और वो बातें सिर्फ वो नहीं है जो यूक्रेन युद्ध पे कही गई हैं, वो चीज़ खाद्य संकट के बारे में है। वो बातें ये हैं कि जो $100 बिलियन का जो फंडिंग लोगों ने वो किया था, कमिट किया था धनी देशों ने, उसमें से आधा भी अभी नहीं हुआ है। आज ही अभी ऋषि सुनक ने कहा है कि वो $2 बिलियन और देंगे, तो वो कब तक होगा? तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ ये है कि टेक्निकल वो DPI, डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव जो है, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे। चौथी चीज़ ये है कि सहयोग कहाँ तक होगा इसमें कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक और IMF, और WTO में भी कहाँ तक सुधार होंगे। पांचवी चीज़ देखिए इसमें यह है कि विश्व की और संस्थाओं में, यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में सुधार की जो बात कही है, परमानेंट मेंबरशिप की बात कही है, वहाँ पर उसमें आगे किस हद तक हम जाते हैं। और साथ ही जैसे कि ये है कि ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई चेन को हम स्मूथ करने के लिए क्या क्या करेंगे। खैर उसके बारे में तो बाद में घोषणा हो गई कि भारत से लेकर के इजराइल तक और उधर आगे इटली और ग्रीस तक एक सप्लाई लाइन बनेगी जिसको आगे अमेरिका तक ले जाया जाए। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी अमित पालित भारत मंडपम से हैं, उनके साथ मेरे 2 और सहयोगी विजय लक्ष्मी और पवन नारा भी मौजूद हैं। अमित, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है जब इसकी शुरुआत हुई थी और आज जब अपने अंजाम तक पहुंचा है, क्या कुछ आपने महसूस किया? क्योंकि भारत जो है पूरी दुनिया में उसकी इस G20 समिट जब अपने समापन में आया तो पूरी दुनिया में भारत की साख जो है अब उसको याद रखा जाएगा। देखिए पंकज, जब हम यहाँ पर आए थे 8 तारीख को, सबसे पहले हमने यहाँ पर विजिट किया। उससे पहले तो हमने सिर्फ बाहर से भारत मंडपम को देखा था, लेकिन जब 8 तारीख को हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर हमने आकर सबसे पहले मीडिया सेंटर को देखा, उसके बाद हमने जब यहाँ पर की भव्यता को देखा तो एक बात को समझ गए थे कि भारत ने सबसे पहले जिस वेन्यू को चुना है वो अपने आप में इसलिए यूनिक है कि वो भारत की सभ्यता और जो साथ ही साथ मॉडर्निटी है दोनों को दर्शाता है। अब बात आती है ऐतिहासिक समिट को लेकर। ऐतिहासिक कई मायनों में है। सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले कभी भी आप सोचिए कि डिक्लेरेशन को लेकर आम सहमति बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, नहीं बन पाती थी, कई सारे मुद्दे तो छूट जाते थे। अगर उसमें 73 मुद्दे पर सहमति बन जाती है इंक्लूडिंग यूक्रेन, तो अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरी बात है कि जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, और तीसरी बात है कि यहां पर आप सोचिए कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि हामी भर दी गई, जिसमें इतने तमाम देश धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। अमेरिका उसमें एक सदस्य देश है। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव थे जो बताते हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक है। विजय लक्ष्मी और पवन भी मेरे साथ है। विजय लक्ष्मी, आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको लगता था कि नामुमकिन है लेकिन मुमकिन हो गया?
देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था अमित के जॉइंट कम्युनिक को लेकर के पूरी दुनिया जो है वो स्केप्टिकल थी। खासतौर से हम इंटरनेशनल मीडिया देख रहे थे, बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या कोई जॉइंट कम्युनिक भारत ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए पहले दिन ही, समिट के पहले दिन ही, जैसे ही दूसरा सेशन खत्म होता है उसके तुरंत बाद जॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो भारत की तरफ से आ जाता है। और तमाम जो कंटेंशियस इश्यूज थे उसमें यूक्रेन और रूस वॉर, रूस का क्या कहना है, यूक्रेन का क्या कहना है, एक तरफ G7 के देश थे, एक तरफ बाकी जो G20 की कंट्रीज थी वो थी, और पूरा जो है डिवाइडेड हाउस एक तरीके से था। लेकिन उसके बावजूद इसको भारत की कूटनीतिक जीत ही माना जाएगा कि इन तमाम उसके बावजूद, डिफरेंसेस के बावजूद, भारत इन तमाम 20 मुल्कों को एक साथ 19+1 EU को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया और एक कंसेंसस बनाया। और ऐसे 27 अलग अलग सब कंसेंसस भी थे जो हमें सोर्सेज ने जानकारी दी कि 27 ऐसे और भी इश्यूज थे, क्योंकि ये तो एक बड़ा मसला था, जो छोटे छोटे इश्यूज थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लेकर के बायोफ्यूल से लेकर के तमाम इश्यूज पर जो है डिस्कशन यहां पर हुआ। शेरपा लेवल मीटिंग, फाइनेंस लेवल टॉक्स, तो ये जो है 200 के करीब मीटिंग्स में यही पूरा कंसेंसस बनाने की जो है कोशिश की गई। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री मानती है कि ये कन्वर्जेंस का एक तरीके से कंसेंसस है, ये डिविजिव कंसेंसस नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने कन्वर्ज किया है, तमाम जो आइडियाज हैं उनका समागम हुआ है और फिर एक वो आया है। और रशिया के जो विदेश मंत्री उन्होंने ये बात की है कि यहाँ पर सब लोगों ने सहमति दी है, ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस की वजह से कुछ बातें सामने आई हो। पवन, लेकिन आपने जब बॉडी लैंग्वेज देखा होगा कि हर एक लीडर के बॉडी लैंग्वेज में जो बात नजर आ रही थी, इससे पहले हम देखते थे कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पर ज्यादा हमने देखा कि आम सहमति है। एक बात आपको गौर करनी चाहिए, एस जयशंकर ने कहा बाली वॉज बाली, दिल्ली इज दिल्ली, यानी दिल्ली डिक्लेरेशन की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है यूक्रेन का रेफरेंस जरूर है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की बात की गई है, लेकिन उसमें रशिया शब्द नहीं है। और ये रशिया शब्द ना होना रशिया के लिए भी विन विन कंडीशन है, और इस बात के लिए अमेरिका को मना लेना भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये तो डिक्लेरेशन की बात, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से बात की, इंटरव्यू की, आपने जरूर देखा होगा। अमेरिकन एम्बेसडर कह रहे हैं कि बाइडेन यहां पहुंचे और ये अब तक बिल्कुल पवन, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी हैं, जरा उनसे भी उनकी राय हम ले लें। प्रभु दयाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु दयाल साहब, इसके टेकअवेज जो लिए जाएं वो क्या लें हम? इतने शानदार तरीके से आगाज हुआ और फिर अपने अंजाम तक पहुंचा G20 ये समिट। देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि G20 समिट को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने की वजह से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ऊंचा हो गया है। आपने अपने चैनल पे सब अचीवमेंट्स गिनाए हैं जो जो इस समिट में भारत ने G20 के जो डिक्लेरेशन में इंक्लूड किए हैं। दूसरे पैनलिस्ट ने बड़े विस्तार से बताया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समिट को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके भारत ने यह साबित किया है कि उसका स्थान विश्व में बहुत ऊंचा है और वो दुनिया को गुटों में नहीं बंटवाना चाहता, दुनिया को एकजुट रखना चाहता है। और इसी वजह से जो हम कहते आए कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, यह बात साबित हो जाती है जिस तरह से दूसरे देशों ने हमारी वाहवाह की है। प्रधानमंत्री जी का इस वक्त जो कद है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ऊंचा है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था रॉक स्टार, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन द वर्ल्ड। जहां वो जाते हैं वो दिलों को जीत के आते हैं और ये बहुत जरूरी है कि उनकी बात जो है वो सुनी जाए। और G20 समिट में हमने देखा ऐसा ही हुआ। मैं ये कामना करता हूं कि अब दूसरे देशों की आंखें खुलेंगी, बिल्कुल, और भारत को उसकी सही जगह मिलेगी एज परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।